अपराधियों की शरण का हन्ना बनने पाए उत्तराखंड। लवजिहाद व हस्तांतरण को लेकर सीएम धामी ने जारी किए सख्त निर्देश। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे सीएम धामी स्टार प्रचारक की भूमिका में आएंगे नजर। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने उतारी कैबिनेट मंत्रियों की फौज। प्रभारी और संयोजक बनाए गए 5 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मा, लिस्ट जारी। बद्रीनाथ केदारनाथ कार्तिक स्वामी यात्रा के लिए मुंबई से चलेगी स्पेशल ट्रेन। आईआरसीटीसी ने शुरू की बुकिंग। हरिद्वार में 4 करोड़ की डकैती मामले में मिले अहम सुराग। हरियाणा से जुड़े बदमाशों के तार। पुलिस को यूपी से भी मिले कई सुराग। बारिश के बीच वरुणावत पर्वत से फिर हुआ भूस्खलन। तेज आवाज सुनकर दहशत में घर छोड़कर भागे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे, उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ से। इस बीच कुछ अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। अवर अभियंता संगणक एवं नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे लखनऊ से, जहां पर विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। प्रदेश शासन के पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सभी विभागीय अधिकारीगण, सफलतम अभ्यर्थी जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उनके अभिभावकगण और प्रदेश के वे सभी युवा ऊर्जा के हमारे नव आगंतुक कार्मिक, उपस्थित बहनों और भाइयों, युवा ऊर्जा के हमारे नव आगंतुक कार्मिक, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एक पारदर्शी और सुचितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इन 12 विभागों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए प्रदेश के इन युवा ऊर्जा के प्रतीक, इन प्रतिभाशाली युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन का विभिन्न विभागों का हिस्सा बनाया है। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है, जब नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे थे, मेरी इच्छा थी कि जो 1377 अभ्यर्थी हैं, उन सभी को मैं यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित करूं, लेकिन आपकी भी और मेरी भी समय की एक सीमा है। लेकिन जिन भी लोगों को यहां पर नियुक्ति पत्र हम लोगों ने वितरित किए,
मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि भाई आप कौन जनपद के रहने वाले हैं। मैं देख रहा था उसमें बिजनौर का भी था तो गाजीपुर का भी था, चंदौली का भी था, ललितपुर का है तो सिद्धार्थनगर का भी है। यानी हर जनपद का प्रतिनिधित्व इन नियुक्तियों में आपको दिखता होगा। न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न किसी प्रकार का न भेद, केवल प्रतिभा और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश की इस नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए इन प्रतिभाशाली युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ लेते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ाना, और आज वह लक्ष्य हमारे लिए अब बहुत नजदीक दिखता है। हम लोगों ने उन लक्ष्य को प्राप्त किया है। बहनों और भाइयों, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या यह संभव था क्या? और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था, आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मेरा यह मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी और जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियुक्ति हो रही है, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हर कार्मिक कार्य करने लग जाएगा तो अगले 3 से 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी का सम्मान होगा, अन्नदाता किसान प्रसन्न होगा और समाज में चहुओर खुशहाली होगी। और उसको खुशहाली को लेकर के ही डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने, सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए।
आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में, 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने रिफॉर्म किए, प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज परिणाम था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने नहीं आता था, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 40 लाख निवेश के प्रस्ताव का मतलब सीधे सीधे 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी। अनुमान करिए, पहले कोई निवेश करता नहीं था, जो उद्योग थे वे अपना बंद करके भाग रहे थे। आज 1.5 करोड़ नौजवानों को इस निवेश के माध्यम से नौकरी मिलेगी, नए रोजगार की सृजन होंगे। परंपरागत उद्यम जो बंद हो रहा था दंगों के कारण, अराजकता के कारण, गुंडागिर्दी के कारण, यह उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश का एक ब्रांड बन गया। हर जनपद का अपना प्रोडक्ट है। इसने लाखों लोगों को कार्य दिया है, नए रोजगार का सृजन किया है। प्रदेश में लगातार इनके माध्यम से आज विकास की प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़े हैं। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एक्सप्रेसवे के रूप में, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के रूप में, जनपद मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। यह वही प्रदेश है जिसमें वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के सामने है। सबसे बड़ी आबादी है, वेतन की कोई समस्या नहीं, भत्तों की कोई समस्या नहीं, विकास के लिए किसी भी पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम सड़क भी बना रहे हैं, बिजली भी पहुंचा रहे हैं, जनता के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ परिवार तो ऐसे हैं जिनको 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। ये तभी कर पा रहे हैं जब प्रदेश के पास पैसा है। भीख मांग के दान नहीं दिया जाता है।
लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सबसे पहले आपको बताते हैं। सुबह 11:30 बजे भगवानपुर हरिद्वार जाएंगे सीएम और एक ब्लूम पल्पवेयर की नवीन इकाई का शुभारंभ करेंगे और 1 बजे के लगभग मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, देहरादून आएंगे और 5:30 बजे हिलजात यात्रा कुमार में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 1:15 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे। 5:30 बजे हिलजात यात्रा कुमार में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अक्सर से खबर है, जिले में सुबह से हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों के धान के फसल के लिए ये बारिश लाभदायक बताई जाती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे और भाजपा हाईकमान ने पत्र भेजते हुए 3 दिन का समय जम्मू कश्मीर के लिए मांगा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 3 दिन का समय जम्मू कश्मीर के लिए मांगे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर सुल्तान से बातचीत के बाद में क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, को भी देखते हैं। आभार व्यक्त करता हूं। योर मैजेस्टी, आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको
और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देख रहे थे जहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं, आभार भी व्यक्त किया गया है। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर थी जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, उनका जोरदार स्वागत हुआ, उन्होंने भी आभार व्यक्त किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।